हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं संजय पोले और आप देख रहे हो फिजिक्स पोले। पिछले लेक्चर में हमने किया था कि इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम्स हमने किए थे। आज हम करेंगे अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो क्या होगा। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर कोई भी सिस्टम के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर जीरो नहीं होगा तो वो रिजल्टेंट फोर्स उस सिस्टम को एक्सेलरेट करेगा, और रिजल्टेंट फोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करना होगा। याद रखिएगा ये वेक्टर इक्वेशन है। टोटल जो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल अभी देखिए, सिंपल स्ट्रेटजी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक ब्लॉक है हमारे पास जिसका मास है, ठीक है। तो यहां पर भी वही स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है जो पिछले लेक्चर्स में हमने पिछले प्रॉब्लम्स में की थी। क्या है, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है ऐसा, इसके ऊपर इधर यदि अगर F फोर्स लगता है या F1 लग रहा है और इधर F2 लग रहा है, और मान लेते हैं कि F1 थोड़ा सा बड़ा है F2 से, और इसके अलावा इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और एक नॉर्मल लगेगा। सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस ब्लॉक। इसी ब्लॉक की वीडियो हमको बनानी है, तो मुझे मेरा जो भी कॉन्सेंट्रेशन है इसी ब्लॉक के ऊपर है। तो देखिएगा ये ऑब्जेक्ट जाएगा किधर, इधर तो नहीं जाएगा है ना, धरती के अंदर या ऊपर नहीं जाएगा, तो ये डायरेक्शन में नहीं जाएगा। जिस डायरेक्शन में नहीं जाएगा उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करो, और उस डायरेक्शन का टोटल फोर्स, मान लो ये जो डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन कहेंगे इसको, वाई डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो वाई डायरेक्शन का टोटल फोर्स जीरो करना है। और हमें पता है अगर ये ज्यादा फोर्स है ये कम है तो ऑब्वियसली इधर जाएगा। तो ये दोनों फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो इधर जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में जाएगा उधर एक लाइन ड्रॉ करो, और इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जाता है ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स को आप निकाल के उसे मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दो। जिस डायरेक्शन में नहीं जाता है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर इक्वल करना है। तो देखिए ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर लगने वाले फोर्स n, नीचे लगने वाला माइनस mg, तो n किसको बैलेंस करता है, mg। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ये डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ये एक दूसरे के बराबर नहीं, ये ज्यादा है ये थोड़ा सा कम है, तो F1 इधर है प्लस और ये इधर पीछे है इसलिए माइनस। देखिएगा ये रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा तो एक्सेलरेशन के बराबर इक्वल करो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, F1 माइनस F2 बाय। तो यहां से समझने वाली बात ये है कि अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है या फिर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा, तो जो फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा है उसे प्लस लेना है, जो फोर्स अपोज कर रहा है, जैसे ये वाला फोर्स अपोज कर रहा है उसे माइनस ले लो, तो रिजल्टेंट मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। यहां पर F1 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब F1 की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट। दिस इज द सिंपल टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, बड़े सिंपल सवालों से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा ये वाला ब्लॉक, ये 3 डिब्बे वाली ट्रेन है और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मास इसका है नहीं स्ट्रिंग का, जो इससे पहले हमने जो अजम्पशन लिए थे स्ट्रिंग को लेके वही है। तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा हर पॉइंट के पास, ये वाले इस टेंशन इसमें भी सेम होगा, लेकिन इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। देखिए अगर मैं इस ब्लॉक को पकड़ के आगे खींचता हूं तो ये वाला जो ब्लॉक है इसको ना आगे खींचता है, ये वाले पॉइंट को आगे खींचता है, तो इसमें टेंशन आ जाएगा। तो इस रस्सी में जो टेंशन आ रहा है उसे हम T1 मानेंगे। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला ब्लॉक इसको, इस पॉइंट को आगे खींचेगा, तो ये वाला नीचे वाला ब्लॉक, पीछे वाला ब्लॉक इस ब्लॉक को पीछे खींचेगा। समथिंग ये एक्शन है तो ये उसका रिएक्शन होगा T1, ये भी T1 ही होगा। हाँ, उस तरह से ये वाला ब्लॉक इसको आगे खींचेगा समथिंग T2 से, तो ये वाला पॉइंट भी इस पॉइंट को पीछे खींचेगा समथिंग T2 से। अब देख सकते हैं इसकी एबिलिटी देखेंगे तो इसके ऊपर आगे F लग रहा, पीछे T1 लग रहा, इसके ऊपर आगे T1 पीछे T2, इसके ऊपर केवल T2। तो ये स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये भी उतना ही करना पड़ेगा, इसे भी उतना ही करना पड़ेगा, यानी सेम टाइम में ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये भी उतना ही करेगा। इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन सेम होगा। तो फटाफट इधर तो जा नहीं रहा, इधर वाले फोर्सेस की आवश्यकता है ही नहीं। वैसे इसका जो वेट होगा यहाँ के नॉर्मल से बैलेंस होगा, इसका वेट यहाँ के नॉर्मल से बैलेंस होगा, वैसी तरह से इसका भी वेट नॉर्मल से बैलेंस होगा। फिलहाल हम ये वाले डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करना। F आगे F लग रहा है, इस पे पीछे T1, तो रिजल्टेंट फोर्स F माइनस T1 इज इक्वल M1 इंटू ए। अब इसकी बात करेंगे तो आगे T1 लग रहा है, पीछे T2 लग रहा है, तो टोटल फोर्स T1 बड़ा है, T2 छोटा है, रिजल्टेंट फोर्स, ताकि ये इधर जा रहा है
तो m2 इंटू ए, और इस ब्लॉक के ऊपर केवल और केवल T2 फोर्स लग रहा, तो T2 के पीछे तो कोई लग ही नहीं रहा, तो T2 की वजह से आगे जाएगा। So this T2 should be equal to mass of this block into acceleration। इन तीनों फोर्सेस को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो देखिए -T1 + T1 - T2 + T2 कैंसिल, तो F इज इक्वल m1 + m2 + m3 इंटू ये, तो एक्सेलरेशन बनता है यहाँ पे F अपॉन m1 + m2 + m3। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। नाउ व्हाट अबाउट द टेंशन? ये T2 की वैल्यू ढूंढनी है तो काफी आसान है। अब T2 मतलब ये वाले स्ट्रिंग में का टेंशन ढूंढना है, तो T2 इज इक्वल m3 इंटू ए है, m3 ए का मतलब तो ये हो गया F अपॉन m1 + m2 + m3। सो सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड T1 यदि अगर आपको चाहिए तो या तो ये इक्वेशन में, तो या तो ये इक्वेशन में T2 और T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वाला इक्वेशन लेते हैं अगर हम, तो T1 इसको उधर लेके जाता हो तो इसको इधर लेके आता हो, तो F - m1 ये होगा, तो T1 की जो वैल्यू होगी F - m1 ए का मतलब तो ये है, सुनिएगा, तो T1 की वैल्यू F कॉमन लेता हूँ और m1 जाता है इसमें से, तो F इंटू इसे सॉल्व करते हैं तो m2 m3 बाय m1 + m2 + m3। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से 3 डिब्बे वाली अगर ट्रेन है तो उसका हर डिब्बे का एक्सेलरेशन, देखो ये स्ट्रिंग अगर इनएक्सटेंसिबल है तो हर डिब्बे का एक्सेलरेशन सेम होगा और अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होगा। इस तरह से सिस्टम का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, टेंशन भी निकाल सकते हैं। वेरी काफी सिमिलर प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर। अभी होगा क्या, इसको 3 यहाँ पे बॉक्सेस है, एक के साथ एक चिपक के है, नीचे कुछ भी कहीं पर भी कोई और फोर्सेस नहीं लग रहे, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। तो अगर इस बॉक्स को अगर F से धक्का मारोगे तो ये वाला ब्लॉक अपने आगे वाले बॉक्स को कुछ ना कुछ फोर्स से धक्का मारेगा। मान लेते हैं ये m1 जो है m2 को समथिंग n1 फोर्स से धक्का मार रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे 2 सर्फेसिस कांटेक्ट में है तो नॉर्मल आ जाएगा, तो फिर ये वाला भी उतना ही रिएक्शन लगाएगा इसके ऊपर। हाँ, फिर ये क्या करेगा, इसके ऊपर n2 से धक्का मारेगा, तो ये भी इसके ऊपर n2 से ही धक्का मारेगा। देखिए यदि ये इसने इसके ऊपर लगाया हुआ एक्शन है तो इसने इसके ऊपर लगाया हुआ ये रिएक्शन होगा, तो एक्शन रिएक्शन इक्वल और अपोजिट। m2 ने m3 के ऊपर लगाया हुआ एक्शन अगर n2 है तो m3 ने वापस m2 के ऊपर कितना लगाया, n2, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा। थोड़ा सा इंडिविजुअली देखता हूं हर एक ब्लॉक की FBD, तो देखिएगा इसके ऊपर इधर F लग रहा है, पीछे n1 लगेगा, सिमिलरली इसका मास m1 है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखा जाए, F माइनस, ये आगे जा रहा है और तीनों साथ में ही जाएंगे, एक ही सिंगल डिब्बे जैसा जाएंगे तीनों, तो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो F - n1 शुड बी इक्वल टू m1 इंटू ये। उसी तरह से इस डिब्बे की अगर बात करता हूँ बीच वाले डिब्बे के ऊपर, तो बीच वाले के डिब्बे के ऊपर इधर से ये वाला डिब्बा इसको n1 से इधर पुश कर रहा है, लेकिन इधर वाला जो डिब्बा है उसको n2 से पुश कर रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है इसलिए n1 बड़ा होगा और n2 छोटा होगा। दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द डिब्बा इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट द थर्ड डिब्बा? थर्ड डिब्बे की अगर बात करते हैं, ये m3 मास है इसका, इसके ऊपर केवल इधर से ही पुश मिल रहा है, कितना, n2, आगे इधर से तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो एकमात्र फोर्स है n2 जो इसको आगे लेके जा रहा है, वो है n2। सो n2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, n2 शुड बी इक्वल टू m3 इंटू ये। अगर मैं इन तीनों फोर्सेस को अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ, -n1 + n1 माइनस, देखिए जितने डिब्बे हैं, जितने ब्लॉक्स है, हर ब्लॉक का इंडिविजुअली इक्वेशन लिखने के बाद साथ में सबको सॉल्व करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी एक ब्लॉक का इक्वेशन लिखते हैं, उसी इक्वेशन के साथ फिर टी को उधर लेके जाओ, ए को इधर लेके जाओ, इस तरह से फुटबॉल खेलते बैठते हैं, तो ये सब नहीं करना है। तो जितने भी सिस्टम से आपने, हमारे एक सिस्टम में जितने भी सब सिस्टम है, जितने भी ब्लॉक्स है, हर ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाना है, फिर सबके इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो देखिएगा इधर -n2 + n2 n1 - n1 कैंसिल, तो इधर बचता है f, उधर बचेगा m1 + m2 + ये, तो ये कॉमन करता हूं तो बचेगा अपने को f अपॉन m1 + m2 + m3। तो उसी तरह से अगर n1 चाहिए, मुझे n2 चाहिए, तो देखिए सीधे सीधे निकल जाएगा m3 इंटू ये का मतलब हो गया f अपॉन m1 + m2 + m3। तो उसी तरह से अगर मुझे n1 चाहिए, अभी इस इक्वेशन से सॉल्व करता हूं, तो n1 की वैल्यू, अगर a की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हुआ और सॉल्व करता हूं तो n1 के लिए, सो n1 विल बी सिंपली f इंटू m2 + m3, सॉल्व करता हूं तो नीचे आएगा m1 + m2 + m3। सो दिस इज द सिंपल इक्वेशंस टू फाइंड द रिएक्शन बिटवीन द, ये डब्बा, ये डिब्बे पे कितना फोर्स लगेगा, ये डिब्बा इस डिब्बे पे कितना फोर्स लगाएगा, n1 n2 लगा रहा है,
सिस्टम का एक्सेलरेशन हमने बहुत आसानी से। देखिए अभी ये इस तरह से अगर कोई सिस्टम है तो इसको थोड़े से कम समय में भी अगर कोई शॉर्ट ट्रिक से भी अगर कैसे इसका एक्सेलरेशन या किसी भी स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन हमें ढूंढना है, तो देखिए क्या कर सकते हैं। ये वाला जो भी अभी जो फंडा बता रहा हूं ये तभी पॉसिबल है जब तीनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से जाने चाहिए, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। मतलब इसका 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 तीनों का अगर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन यदि हमको ढूंढना है तो यहाँ पर एक ही सिस्टम मान लीजिएगा, इसको एक बड़ा बॉक्स अज्यूम करिए। इसको अगर मैं एक बॉक्स अज्यूम करता हूं तो बॉक्स के अंदर टोटल कितना मास है m1 प्लस m2 प्लस m3। इस पूरे के पूरे बॉक्स को ये F अकेला एक्सटर्नल फोर्स है, ये पुल कर रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू व्हाट, इस पूरे के पूरे एक ही डिब्बे को ये अकेला F फोर्स खींच रहा है, तो व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन इन वेरी शॉर्टकट, F बाय टोटल मूविंग मास। कितना मास मूव कर रहा है इसके अंदर, m1 प्लस m2 प्लस m3। तब ये अंदर वाली जो फोर्सेस होंगी ना रस्सी में के, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर इसको ओवरऑल एक सिस्टम मानता हो तो ये दोनों फोर्सेस सिस्टम के अंदर के हो गए, ये भी दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सिस्टम के अंदर के हो गए, तो एक दोनों को ये वाले कैंसिल कर लेंगे, ये वाले भी कैंसिल कर लेंगे। तो केवल इस सिस्टम के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है F जो एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। देखिएगा दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ये तो ठीक है। अभी सपोज आई वांट टू फाइंड टेंशंस, तो अभी देखिएगा यहाँ पर T1 ढूंढना है मुझे। T1 ढूंढने का एक काफी आसान तरीका, बिना कोई सॉल्व करने का, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। वो क्या होगा, जैसे T1 इधर तो ये वाला तो हट गया पूरा, M1 वाला मास वाला ब्लॉक हट गया, इधर M2 मास है और यहाँ पर M3 है। अब देखो यहाँ पे तो T2 है, ये भी T2 है। अगर इसको एक ही सिस्टम मानता हूं मैं, और हमको पता है कि ये सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, इतने, और इन दोनों ब्लॉक को आगे पुल करने वाला कौन है, यहाँ पर ये वाला है। जस्ट मैं इसको थोड़ी देर के लिए गायब करता हूं, तो यहाँ का टेंशन मुझे ढूंढना है। तो ये रस्सी में ये जो रस्सी है इधर कितनी फोर्स से खींची जा रही है, T1। इसका मतलब ये इस सिस्टम के लिए ये T1 हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, और ये अकेला ही फोर्स है जो इस पूरे सिस्टम को आगे पुल कर रहा है। ये तो इंटरनल हो गए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दिस T1 शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। टोटल फोर्स एक ही अनबैलेंस फोर्स है, ये दोनों बैलेंस है, T1 T2 कैंसिल आउट हुए, तो T1 अनबैलेंस फोर्स है। T1 अनबैलेंस फोर्स जो भी रहता है उसको मास ऑफ द सिस्टम, यही सिस्टम की बात करें, ये वाला तो गया सिस्टम के बाद, ये दोनों को एक सिस्टम ले रहे हैं, तो इस सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज रेडी, सो दिस इज द टेंशन। ये इस तरह से हम काफी आसानी से टेंशन ढूंढ सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ का टेंशन चाहिए, तो इस अकेले ब्लॉक को ये टेंशन ही तो पुल कर रहा है, यही तो टेंशन, इसको भी हटा दो तो एक ही बॉक्स बचा। तो इस बॉक्स को आगे पुल करने वाला फोर्स कौन है, T2 अनबैलेंस हो जाएगा। T2 शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक into acceleration which is already known to us, m1 plus m2 plus m3. So this is the tension in the string, this is the tension in the string, right? तो similarly अभी मान लो यहाँ पर एक हमारे पास एक ट्रेन है इसी, जिसमें 100 डिब्बे हैं, और मान लेते हैं कि हर डिब्बे का जो मास है वो सेम है, सबका जो मास है वो सेम है। तो ये मेरा फर्स्ट डिब्बा है, सेकंड डिब्बा है, ये मान लीजिएगा 30th डिब्बा है, ये 31st डिब्बा है, 99 और ये 100, ऐसे 100 डिब्बे हैं। इस डिब्बे को हम F4 से आगे पुल कर रहे हैं। सपोज फर्स्ट डिब्बे को अगर मैं F4 से आगे पुल करता हूं, बाकी सारे अजम्पशन सही है, फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग लाइट है, उसका मास नेग्लिजिबल है, ये सारे अजम्पशन है अभी भी। तो अभी इस सिस्टम का मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, पहली बात। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो 100 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, और दूसरी बात मुझे इन दो डिब्बे के बीच में का टेंशन चाहिए। कौन से दो डिब्बे हैं, 30th डिब्बा और 31st डिब्बा, 30वां डिब्बा और 31वें डिब्बे के बीच में जो भी रस्सी लगी है ना, तो इस रस्सी के अंदर का टेंशन भी चाहिए हमको। हाउ टू फाइंड द टेंशन, तो देखिएगा बड़ा सिंपल आसान तरीका है। अगर मैं इसको एक ही सिस्टम मान लेता हूँ, एक ही डिब्बा मान लेता हूँ, इस पूरे डिब्बे को एक ही फोर्स है जो पुल कर रहा है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक ही बन जाएगा F, या अकेला फोर्स F पुल कर रहा है पूरे के पूरे मास को, पूरे के पूरे एक ही डिब्बा बन जाएगा। एक ही डिब्बा अज्यूम करें तो डिब्बे में टोटल मास हो गया 100 m। सो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम, ये पूरा एक ही, हाँ ये वाला टेक्निक तभी एप्लीकेबल है जब सारे ब्लॉक का मास सेम होना चाहिए, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो सबका एक्सेलरेशन तो सेम है, पूरी सिस्टम, हर एक डिब्बा ए से जा रहा है तो पूरी सिस्टम भी ए से जाएगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल डिब्बा
should be equal to the net force acting on this whole dibba. The net force acting on this whole dibba is F upon total moving mass in the dibba. डिब्बे के अंदर टोटल कितना मास है, हर एक ब्लॉक का मास है m, तो 100 है, तो 100 m. दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, वेरी सिंपल. यदि अगर हमको अभी 30वें और 31वें डिब्बे के बीच में का टेंशन चाहिए, एक काम करते हैं, ये हमारा ये इधर वाले जितना भी ये जो सिस्टम है इसको हटा दो, इसको हटा देंगे, ये पीछे वाला सिस्टम देख लेते हैं. तो ये टेंशन इधर 31st डिब्बा है, इधर 30th डिब्बा है, इसको तो हमने हटा दिया. तो ये 30th डिब्बा ही इसको पुल कर रहा है, और ये कितनी फोर्स से पुल कर रहा है, T से. तो इसके पीछे अभी आपके पास अभी बहुत सारे डिब्बे हैं. ये मान लो ये 100 डिब्बा है, ये 99, ये 98, ऐसे हाउ मेनी बॉक्सेस वी लेफ्ट विथ. इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, यहाँ का टेंशन ढूंढना है, इस पूरे पार्ट को हटा देता हूं. तो देखिए ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, तो ये जो रस्सी है वो यहाँ आ गई, रस्सी में का टेंशन मान लेते हैं T है. तो यही जो टेंशन है जो इस पूरे 30 डिब्बे तो गए, तो 70 डिब्बे बचे, पूरे के पूरे 70 डिब्बे के ट्रेन को आगे पुल करने वाला अनबैलेंस फोर्स, तो यही टेंशन होगा. 30 और 31st डिब्बे के बीच में जो टेंशन है वही तो टेंशन है, इस पूरे के पूरे डिब्बे को आगे पुल कर रहा. तो दिस टेंशन शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द होल डिब्बा. हर एक डिब्बे का कितना है m, तो ऐसे 70 डिब्बे है तो 70 m. मास ऑफ द डिब्बा इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, f अपॉन 100 m. तो ये टोटल टेंशन होगा 7F/10. तो आप देख सकते हैं 30th डिब्बा और 31st डिब्बे के बीच में जो टेंशन रस्सी है उसमें टेंशन ये वाला होगा. इस तरह से हम किसी भी दो डिब्बों के बीच में का टेंशन हम ढूंढ सकते हैं. बट ये टेक्निक तभी यूज करना है जब सारे डिब्बों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए. मासेस अलग भी अगर रहेंगे तब भी हम कर सकते हैं. देखिए यहां पर एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, ये फिक्स है, और ये स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर कोई और एक ब्लॉक रख दिया हमने जिसका मास है स्मॉल m. अगर ये फिक्स है, ये वाला अगर फिक्स है तो इसके ऊपर यकीनन ये इसी डायरेक्शन में स्लाइड करेगा. अगर स्मूथ है तो इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वन मोशन. तो ये डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगता होगा उसको क्या करना पड़ेगा हमको, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर. और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लगते होंगे ये डायरेक्शन में, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगते होंगे जीरो, और इस डायरेक्शन में पैरेलल, इधर ये इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लगते होंगे पैरेलल बोलता हूं, इसके बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन करना है. तो देखिएगा कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर. एक तो लग रहा है नीचे mg, जो हमेशा नीचे ही लगेगा. एक सरफेस है, देखिएगा इधर नॉर्मल लगेगा क्योंकि कांटेक्ट में सरफेस है, नॉर्मल हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर ही लगेगा. बस दो ही तो फोर्सेस लग रहे हैं और कुछ नहीं लगता है. देखिए ये वाला एंगल थीटा है, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा. ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 देखेंगे ना, ये परपेंडिकुलर है इसको, ये पूरा 90 है, और ये 90 माइनस थीटा, तो 90 से 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये वाला जो मिल रहा है हमको यहाँ पर, ये हमारा थीटा होगा. राइट. तो अभी देखो जिधर दो डायरेक्शन हमने ली है, एक डायरेक्शन ये वाली है, एक डायरेक्शन ये वाली. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन लेना है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है. जो फोर्स है ऑलरेडी हमने जो दो डायरेक्शन लिए है उन डायरेक्शन में जो फोर्स है उनको नहीं रिजोल्व करना है, जो बीच में है उसे तोड़ने का. तो n ऑलरेडी इधर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, mg ना तो पैरेलल डायरेक्शन में ना परपेंडिकुलर में, तो mg के दो टुकड़े करते हैं. यदि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो mg का इधर वाला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा. अब देखो इधर तो नहीं जा रहा है, ये डायरेक्शन में टोटल फोर्स जीरो करना है, पहले हमने तय किया था. तो इस वाले फोर्स को अगर प्लस लेता हो तो इधर माइनस लेता हो तो क्या होगा, ये n mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा, है ना. n जो है mg cos थीटा को बैलेंस करेगा. तो इसके ऊपर एक मेजर फोर्स बचा है जो अनबैलेंस है, वो है mg sin थीटा. जो अनबैलेंस होता है उसको मास के बराबर करने का, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करना है. तो व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, mg sin थीटा. उसको क्या करना है हमको, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दो. तो दोनों तरफ से n गया तो एक ही वैल्यू जो होगी वो g sin थीटा. तो ये जो ब्लॉक है नीचे स्लाइड करेगा विथ g sin थीटा एक्सेलरेशन. यदि ये वाला एंगल अगर आप बढ़ाते जाओगे तो इसका एक्सेलरेशन और भी बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो काफी सिंपल है इस तरह के प्रॉब्लम को एनालिसिस करना है. ये बहुत बेसिक से सवाल है, बहुत बेसिक है. इसमें हम यही सीख रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम में नहीं होती है सिस्टम तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे ढूंढा जाता है. अब देखिएगा ये वाला एक ब्लॉक है, ये स्मूथ टेबल है, और टेबल को एक मासलेस पुली है, पुली को किसी भी तरह का मास नहीं है,
और किसी भी तरह का फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और स्ट्रिंग भी काफी लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है। तो एक बात तो ये है कि ये वाला ब्लॉक जितना नीचे आएगा इनएक्सटेंसिबल है, तो इसे भी उतना ही आगे जाना पड़ेगा। इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर आप फोर्सेस की बात करते हैं तो ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, तो ये वाले फोर्सेस की चिंता मत करो। तो ये डायरेक्शन में केवल और केवल कौन सा फोर्स लगता है, ये रस्सी इसको इधर खींचती होगी, तो रस्सी का फोर्स हमेशा टेंशन। तो ये वाले ब्लॉक को, ये वाला ब्लॉक इस रस्सी की वजह से आगे पुल किया जाएगा, राइट। अब ये वाला पॉइंट, ये एक ही रस्सी है तो एक रस्सी में सारे पॉइंट के पास टेंशन सेम होगा, तो ये वाला पॉइंट किधर खींचा जाएगा, पॉइंट से दूर अलोंग द लेंथ ऑफ द रस्सी इधर, है ना। तो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा। तो इसके अलावा इसके ऊपर M2G भी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। इसके ऊपर नहीं लग रहा था क्या, इसके ऊपर भी लग रहा था M1G, लेकिन ये M1G है इस नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में किसी भी तरह का मोशन नहीं है। तो इस N से इस M1G को बैलेंस कर दो, तो ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन इस डायरेक्शन में ये जो टेंशन है वो अनबैलेंस है इसके ऊपर। तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो ये जो टेंशन है इसको आगे पुल कर रहा है, तो टेंशन अनबैलेंस है। अनबैलेंस फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला अनबैलेंस फोर्स उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर इक्वल करना है। उसी तरह से इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है M2G, लेकिन उसके बावजूद ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो ये भी नीचे एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब ये वाले दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए, नीचे लगने वाले फोर्स को हम लिखेंगे M2G, जो मोशन को सपोर्ट करता है उसे प्लस लेंगे और राइट उसको प्लस लेंगे, और अपोज करता है उसको माइनस लेंगे। M2G नीचे है, नीचे ऊपर मत देखो, जो सपोर्ट कर रहा है उसको प्लस ले लो। M2G सपोर्ट कर रहा, टेंशन पीछे खींच रहा, माइनस, रिजल्टेंट मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन M2G पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है और नीचे लगने वाली सारे फोर्सेस को प्लस लिया जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। T पीछे लग रहा और अपोज कर रहा है इसलिए माइनस। तो ये दो फोर्सेस है, इन दोनों को अगर मैं दो इक्वेशंस है, यहाँ पर T के बदले अगर M1A लिखता हूँ और उसको उधर लेके जाता हूँ तो एक ही वैल्यू आएगी हमें M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया इस डिब्बे का एक्सेलरेशन, और मुझे टेंशन चाहिए, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू चाहिए। तो T का मतलब सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो है ही, इस रस्सी में का टेंशन ढूंढना है, मास M1 इंटू A तो ऑलरेडी है मेरे पास M2G बाय M1 प्लस M2। तो इस तरह से इस सिस्टम में यहाँ पर क्या अजम्पशन लिया हमने, यहाँ पर स्मूथ है ब्लॉक, तो इस सिस्टम में का सारे पॉइंट के पास, इस रस्सी में हर पॉइंट के पास टेंशन ये होगा, और ये वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये होगा, और ये ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन से जाएगा। देखिए यहाँ पर एक पुली है जो कि आइडियल पुली है, मतलब मास नेग्लिजिबल है उसका और फ्रिक्शन नहीं है। स्ट्रिंग्स भी इनएक्सटेंसिबल है और वो भी लाइट है बहुत, उनका भी कोई मास नहीं है, फ्रिक्शन कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना। अब देखिए इस पुली को एक इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड से, रस्सी से दो ब्लॉक्स लटका दिए M2 और M1, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं M2 थोड़ा सा हेवी है ना, M2 इज ग्रेटर देन M1। तो इस अरेंजमेंट को एटवुड मशीन बोलते हैं। प्रोफेसर एटवुड ने इस सिस्टम को यूज करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी रीजन में निकालने के लिए यूज किया था, इसलिए इसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं। तो देखिए अभी इस सिस्टम में हमको सिस्टम का एक्सेलरेशन ढूंढना है, रस्सी में का टेंशन ढूंढना है फिलहाल। तो क्या किया जाए, देखिएगा एफबीडी अगर देखता हूं इसके, या फिर फोर्सेस को देखता हूं हर एक ब्लॉक के ऊपर, ये ब्लॉक नीचे खींचा जाएगा इधर M2G से, और ये वाला पॉइंट को, ये जो रस्सी है पॉइंट से दूर रस्सी के लेंथ के अलॉन्ग में इधर खींचेगी टेंशन T से, इसमें का टेंशन T मानता है। और रस्सी ये जो है स्ट्रिंग लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है, तो सारे पॉइंट के पास का जो टेंशन है वो सेम होगा, तो यहाँ पे भी टेंशन वही होगा। तो ये वाला पॉइंट भी इधर आगे खींचे जाएगा अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो ये भी टेंशन T होगा। तो इधर इसके ऊपर M2G भी लग रहा है, इसके ऊपर M1G भी लग रहा है, और हैवी है तो ऑब्वियसली ये वाला नीचे आएगा और ये नीचे आएगा, और ये रस्सी तो एलोंगेट नहीं होना है, तो ये जब नीचे आ रहा है तो इसको किसी भी हाल में ऊपर जाना ही पड़ेगा, राइट। तो और एक बात है कि ये जितना नीचे आएगा इसको उतना ही ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी जो है इनएक्सटेंसिबल है, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा इसका भी वही होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी एफबीडी देखता हूं तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं M2G और T। M2G मोशन को सपोर्ट कर रहा है इसलिए प्लस, T अपोज कर रहा है माइनस, डायरेक्शन अपोजिट है, शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है। उसी तरह से अब मैं इसका अगर देखता हूं
तो इसका इक्वेशन देखता हूं तो इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर लग रहा है, M1G नीचे लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब T जो है सपोर्ट कर रहा है मोशन को, ये अपोज कर रहा है। तो जिधर ऑब्जेक्ट मूव करता है वो वाले फोर्स को, जिधर एक्सेलरेट करता है उसको प्लस ले लेते हैं, और जो सपोर्ट या अपोज कर रहा है ये वाला, तो इसको माइनस ले लेते हैं। तो ऊपर T M1G, नीचे रिजल्टेंट इसके ऊपर T माइनस M1G, क्योंकि अपोजिट है इसलिए रिजल्टेंट T माइनस M1G। तो अनबैलेंस फोर्स से ये जीरो नहीं हो रहा, तो जो फोर्स जीरो नहीं होता उसको मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कर देते हैं। इन दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आता है हमको M2 माइनस M1 इंटू जी, और इसमें आता है M1 प्लस इंटू ये। तो इसमें से एक्सेलरेशन जो आएगा सिस्टम का वो होगा M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। अब इस ए को किसी एक इक्वेशन में अगर पुट करता हो तो टी के लिए सॉल्व करूंगा मैं, मान लीजिए इसमें सॉल्व पुट करेंगे तो टी शुड बी इक्वल टू, इसे इधर लेके जाता हो तो M1 ए के बदले हम ये डालेंगे M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2, और माइनस M1 जो उधर जाएगा तो प्लस M1। इसमें से M1G कॉमन लेके एलसीएम लेता हूँ और फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो इट शुड बी कम्स टू बी 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। सो दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग में का टेंशन ये होगा ट्वाइस द मास ऑफ M1 M2 का प्रोडक्ट बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। तो यहाँ टेंशन T है, ये टेंशन T है, तो ये पुली तो मूव नहीं कर रही। तो ये जो टेंशन है, ये जो डायरेक्शन दिखाया मैंने, ये ब्लॉक के ऊपर लगने वाला है, ये भी इस ब्लॉक के ऊपर। तो ये जो इस पॉइंट के ऊपर किधर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, नीचे T लगेगा। ये वाले पॉइंट पे भी नीचे कितना लगना है, T। तो इस पुली के ऊपर टोटल T लग रहा है, फिर भी पुली अगर हवा में लटक रही है तो यकीनन टोटल 2T लग रहा है इधर, तो ऊपर भी 2T ही लगना होना चाहिए, क्योंकि पुली तो मासलेस है, इसका वेट तो नहीं लगेगा, है ही नहीं मास उसको, तो ऊपर 2T होगा। तो इस रस्सी में का टेंशन T है, 2T होगा। अगर ये T है और पुली यदि अगर मासलेस है, मासलेस बोलना उचित नहीं होगा, बहुत हल्का है, लाइट है, तो इसका मास नेग्लिजिबल अगर करते हैं तो T है, तो यहाँ पर 2T होगा, तो यहाँ का टेंशन इसका डबल होगा, है ना, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज एटूड मशीन, तो जिसके सहारे हम एक्सेलरेशन पता चल गया। तो अगर हमने टाइमर लगाया, एक ब्लॉक को 100 डिस्टेंस जाने के लिए टाइम निकालते हैं, तो S इज इक्वल टू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर से टाइम निकालते हैं, और डिस्टेंस पता है हमको तो उससे एक्सेलरेशन आ जाता है, मासेस पता है तो उससे हम जी निकाल सकते हैं। ये टेक्निक एटूड ने यूज की थी स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए। देखिए सिमिलर और एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसको सॉल्व करने का। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हम अज्यूम कर लेते हैं, ये सिर्फ ये बोलने से तय नहीं होगा कि M2 बड़ा है, M1 बड़ा है, M2 बड़ा है तो इधर आना चाहिए, ऐसा नहीं, बीटा भी डिसाइड करेगा, है ना। तो क्या रूल होगा कि ब्लॉक इधर आता है या फिर इधर आता है, ये चेक करने के लिए फिलहाल तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है ये इधर आता है, ऐसा अज्यूम करें। और ये फिर से पुली स्ट्रिंग्स आइडियल है, मतलब उनका कोई मास नहीं है, नेग्लिजिबल है, इनएक्सटेंसिबल है, तो ये जितना नीचे आएगा इसे भी उतना ही ऊपर जाना पड़ेगा, यानी का मतलब इसका एक्सेलरेशन यदि अगर ये है तो इसका भी ये ही होना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हाउ टू फाइंड द मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस। देखिए इधर जा रहा है तो एक लाइन इधर ड्रॉ करो और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पर एक लग रहा है टेंशन, तो नीचे एक लगेगा mg, और M1G इसका मास अगर M2 कहता हो तो इसका मास होगा M2G, और इधर लग रहा है मुझे नॉर्मल। तो देखते हैं ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो हमें इधर वाले मोशन से, इधर वाले इक्वेशन से मतलब है, तो इधर वाले ये डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए इधर वाले से कोई मतलब नहीं हमें। तो कौन सा फोर्स हमारे गिवन डायरेक्शन में नहीं है, M2G नहीं है, M तो ऑलरेडी है, T भी है, तो फिर जो नहीं उसे तोड़ना है। M2G को अगर हम तोड़ते हैं तो ये आएगा हमारा M2G, ये इधर वाला कॉस होगा M2G कॉस बीटा, और तो इधर वाला होगा M2G साइन बीटा। तो ये वाले ब्लॉक के ऊपर कुल मिला के ऊपर T लग रहा है, नीचे M2G लग रहा है, तो ये डायरेक्शन की तो कैंसिल होगा, तो ये जो N है इसको N1 बोलूंगा या N2 बोलूंगा, ये N2 M2G कॉस बीटा को बैलेंस करेगा। तो N2 को मैं लिख सकता हूँ M2G कॉस बीटा, और ये इसका अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या होगा, M2G साइन बीटा माइनस T शुड बी इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इसके लिए हुआ। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए लिखता हूं तो इसके ऊपर फोर्स देखिएगा, ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक लाइन हमने इधर ड्रॉ की,
और परपेंडिकुलर ऑब्वियसली इधर होगी, तो यहाँ का एक नॉर्मल लगेगा n1, यहाँ पर लगेगा इसके ऊपर m1g, ये एंगल यदि ये वाला अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो इधर वाला कंपोनेंट होगा m1g cos अल्फा। याद रखिएगा थीटा की तरफ, एंगल की तरफ का कंपोनेंट हमेशा cos होगा, तो ये पीछे ये डायरेक्शन में जो लगेगा ये होगा हमारा m1g sin अल्फा। तो इसके ऊपर भी t लगेगा, तो ये छोटे से ब्लॉक के ऊपर t लगता है, नीचे m1g sin अल्फा लग रहा है, उसके बावजूद ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब t बड़ा होगा, तो t माइनस m1g sin अल्फा है ना, t माइनस m1g sin अल्फा शुड बी इक्वल टू m1 इंटू ए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, प्लस t माइनस t कैंसल, तो इधर m2g sin बीटा माइनस m1g sin अल्फा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a, तो a का मतलब होगा हमारा m2 sin बीटा माइनस m1 sin अल्फा इंटू g बाय m1 प्लस m2। दिस विल बी आवर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर कौन सा ब्लॉक किधर मूव करेगा ये डिसाइड करेगा। अगर m2 sin बीटा अगर बड़ा हो गया, इफ m2 sin बीटा इज ग्रेटर देन m1 sin अल्फा, मतलब m2 और ये इसका इस एंगल का sin बीटा, इसका जो प्रोडक्ट है m2 sin बीटा अगर बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया तो इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अगर m1 sin अल्फा और m1 sin अल्फा बड़ा है m2 sin बीटा से, तो इसकी उल्टी कंडीशन अगर हो जाती है तो ये वाला इधर आएगा और ये ऊपर जाएगा। यदि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये मासेस अलग अलग होने के बावजूद भी m2 sin बीटा और m1 sin अल्फा अगर इक्वल हो गए तो एक्सेलरेशन जीरो, मतलब ये अगर पहले से रुका हुआ हो तो ये रुक के रहेगा ऐसा, राइट, ये मूव नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर टेंशन कैसे ढूंढा जाए वो देखेंगे। अभी टेंशन ढूंढना है हमको, तो टेंशन ढूंढने के लिए क्या करते हैं, ये कोई तो भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं, ये वाला t माइनस m1g sin अल्फा शुड बी इक्वल टू m1 इंटू ए, तो t का मतलब क्या होगा, फिर ये इसे इधर लेके जाता है m1g sin अल्फा प्लस m1 इंटू ए की वैल्यू ये वाली पुट करते हैं, काम करते हैं, प्लस m1 इंटू ए का मतलब m2 sin बीटा माइनस m1 sin अल्फा होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो इसमें से m1g, यहाँ पर भी m1g है, इनको अगर हम कॉमन निकालते हैं तो इधर बचता है sin अल्फा और इसके साथ एलसीएम लेंगे तो m1 sin अल्फा माइनस m1 sin अल्फा कैंसिल होता है, तो क्या बचना है m2 sin अल्फा बचना है, इधर m2 sin बीटा बचना है, तो m2 कॉमन है फिर से, तो यहाँ पर क्या बचेगा sin अल्फा प्लस sin बीटा और इधर m2 बचेगा, तो होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज अ सिंपल टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये तो है, इस तरह से हम टेंशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसमें दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो एटलीस्ट। तो अब देखिए इतना सारा इक्वेशन ना करते हुए इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम है इसको देखिएगा। इसे क्या करते हैं, जैसे पहले ये वाला देखते हैं, जैसे ये वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर नीचे m2g एटोड मशीन में हमने देखा था एक्सेलरेशन, नीचे इसके ऊपर m1g लग रहा है, इधर m2g लगता है, इधर m1g लगता है, इधर एक टेंशन t, इसे भी टेंशन t, तो ये नीचे जाता है तो ये ऊपर जाता है, इसका एक्सेलरेशन यदि अगर ये है तो इसका भी एक्सेलरेशन यही होगा। तो ये a से जा रहा है इधर, ये इधर m2g से खींचा जा रहा है, ये m1g से खींचा जा रहा है। इस सिस्टम को ना थोड़ा सा ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, तो ऐसा इसको थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड कर दो, तो आपको ये सिंपली इस तरह से सिस्टम लग जाएगी, ये वाली इस तरह वाली सिस्टम लगेगी। तो देख सकते हैं ये m2g नीचे खींच रहा था, इसको हमने आगे कर दिया ना, तो m2g नीचे पुल कर रहा था, तो यहाँ पर m2g आगे होगा, और ये m1g इधर से पीछे नीचे खींच रहा था, तो यहाँ पे इस सिस्टम को हमने ऐसा कर दिया, तो ये m1g इधर लगता हुआ नजर आएगा। तो देखिएगा ये टेंशन t इसको इधर पुल कर रहा है, ये टेंशन इसको पीछे पुल कर रहा है। अगर इन दोनों को अगर मैं एक ही सिस्टम मानता हूं तो ये टेंशन इंटरनल हो जाएगा, एक ही सिस्टम मानता हूं तो ये वाला टेंशन, ये वाला, एक ही सिस्टम मानता हूं तो ये टेंशन इंटरनल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस ओवरऑल सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, इधर m2g लग रहा है, इधर m1g लग रहा है, तो ओवरऑल फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ये बड़ा है और ये छोटा है, तो नेट फोर्स लग रहा है m2 माइनस m1 इंटू जी, 10 नेट फोर्स इतना लग रहा है, नेट फोर्स बाय टोटल मूविंग मास। ये तभी लगाना है टेक्निक जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये आगे बढ़ रहा है तो ये इसके पीछे ये भी तो आगे बढ़ रहा है,
ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसा करेंगे तो ये इधर जा रहा है, ये भी इसके पीछे ही आएगा। तो ये दोनों सिंगल सिस्टम जैसे जा रहे हैं, एक ही एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द होल सिस्टम बाय टोटल मूविंग मास ऑफ द सिस्टम। सिंपली दिस शुड बी द एक्सेलरेशन। आपने किसी भी तरह का कोई इक्वेशन ना लिखते हुए एक स्टेप में इस सिस्टम का एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है। हाँ, फिर से बताता हूँ कि ये वाला टेक्निक तभी यूज करना है जब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। बिकॉज सेम नहीं हुआ तो ये सिंगल सिस्टम कंसीडर नहीं कर सकते। सिंगल सिस्टम में सारे जितने भी ब्लॉक्स है उसको सिंगल सिस्टम में तभी मान सकते, सबका एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव नहीं करना चाहिए। आप इसके ऊपर बैठो, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, इसको ये रेस्ट में लगेगा, राइट। एक ही सिंगल सिस्टम कंसीडर करना है तो दो ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, रिलेटिव मोशन। जैसे ये वाले सिस्टम में, इसमें देखिएगा इधर क्या लग रहा है m2g sin बीटा, इधर क्या लग रहा है m1g sin अल्फा। टेंशन तो इंटरनल है, इसको देखिएगा इधर m2g sin बीटा लग रहा है, इधर m1g sin अल्फा। इसको अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो इधर m2g sin बीटा, इधर m1g sin अल्फा। तो ओवरऑल सिस्टम पे नेट फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, ये टेंशन तो इंटरनल हो जाएगा। ओवरऑल उस सिस्टम पे जो लगने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा m2 sin बीटा g माइनस m1 sin अल्फा इंटू g कॉमन ले लिए, तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। ये किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, इसको ऐसे करो, एक इधर लग रहा है, एक पीछे लग रहा है, टेंशन तो इंटरनल। ये टोटल फोर्स हो गया, शुड बी डिवाइडेड बाय टोटल मूविंग मास, तो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम यही है। तो एक कभी कभी इसको हम यूज करके समय बचा सकते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले लेक्चर में, ये तो काफी बेसिक सवाल थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड। तो इसके बाद इसमें मोर देन वन पुली, डिफरेंट सिस्टम जब डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, या आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तक के लिए थैंक यू।